नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट वीडियो में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादा शमिक मोहित्रा जी और दोनों फेज की वोटिंग हो चुकी है। सेकंड फेज ऑफ वोटिंग पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हुई हैं। परसेंटेज ऑफ वोटिंग कहाँ कम कहाँ ज्यादा, बीजेपी की क्या चांसेस है, लेट्स डिस्कस दिस हॉट टॉपिक। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सबको मेरा नमस्कार। सो दादा, सेकंड फेज ऑफ वोटिंग बहुत मजेदार रहा है। स्टार्टिंग सुबह मुझे लगा कि आज तो वोटिंग हो ही नहीं रही है, एंड देन विद इन आई थिंक हाफ एन आवर एवरीथिंग पिक्ड अप लाइक एकदम फास्ट, सुपर फास्ट तरीके से। जी देखिए, जहां तक मेरे पास मैं पहले बता देता हूँ, मेरे पास अभी सूचनाएं जो प्राप्त हुई हैं उसके हिसाब से 5 बजे तक का वोटिंग 90% गया है। तो इसका ये इंगित यही है, सिग्नल यही मिलता है कि 6 बजे तक शायद सेकंड फेज अधिकतर स्थानों पे फर्स्ट फेज को एक्सीड कर जाए, उससे अधिक वोटिंग हो। तो कोई 94-95% के आसपास हो जाना चाहिए। कहीं पे तो जैसे कूच बिहार में 97.5% हुआ था, शायद यहाँ भी कुछ स्थलों पे वो देखने को मिले। अच्छा, द्वितीय चरण में कई स्थानों पे छुटपुट हिंसा की वारदातें हुई, पर हर स्थान पे हमने देखा कि जो केंद्रीय रिजर्व बल हैं, इन्होंने इमीडिएट विद इन 4-5 मिनट्स कार्यवाही करी। अगर दो दलों में झड़पें हो रही थी, वो बीच में जाके दोनों को हटा दिया। फायरिंग कहीं पे नहीं हुई। उन्होंने अपने ओवरवेलमिंग जो फिजिकल प्रेजेंस है उसको यूज करते हुए दलों को सेपरेट किया और बंद कर दिया। या फिर कुछ घटनाओं पे कुछ जगहों पे ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पे जो पुराने छिछोले हरकतें हैं, जैसे कहीं कहीं पे बीजेपी के बटन के ऊपर प्लास्टिक चिपका दिया है ताकि आप उसको ईवीएम को दबा ना पाओ, या कुछ कुछ जगहों पे। अच्छा, ये कुछ ही बूथों में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि लगभग 40,000, 38 या 39,000 बूथ हैं इस सत्र में। तो उनमें से ये घटनाएं जो देखने को मिली हैं कुछ स्थलों पे, और लगभग 10-12 बूथ्स में ऐसा हुआ है और कुछ से ज्यादा नहीं। तो अगेन स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब पूरे पैटर्न पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना इस चुनाव के फलक्रम हैं। जो भी दल इन दोनों जिलों पे हावी होगा उसका वर्चस्व निकलेगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 64 सीट्स हैं। मैंने ये भी कहा था कि कलकत्ता इस बार सबको चमक लगा देगी, एक सरप्राइज मिलेगा, बहुत बड़ा सरप्राइज जो पोलस्टर्स भी एक्सपेक्ट शायद नहीं कर रहे थे, और ये उसी दिशा में गया है। एक मेरे पास सूचना आ रही है, हाँ, तो उसी दिशा में ये गया है। तो कलकत्ते में जो हम वोटिंग देख रहे हैं, नॉर्थ और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण कलकत्ता के जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहां पे लगभग 88 और 89% वोटिंग 5 बजे तक हो चुका था। तो यहां पे भी 92-93% होगा। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? वो इसलिए कि आज तक ये पश्चिम बंगाल के स्वाधीन इतिहास में कलकत्ता में कभी भी 65% से ऊपर गया नहीं है। यानी 25% ज्यादा लोग इस बार वोट कर रहे हैं। अब बहरहाल ये तो जाहिरी है कि ये 25% लोग इसलिए तो नहीं आए होंगे वोट करने क्योंकि उनको जो अभी जो अभूतपूर्व बढ़िया सरकार उनको मिला है उसी को चलाना है, उसके लिए तो वोटिंग नहीं कर रहे हैं। ये चेंज का ही इंगित देती है। ठीक है, अगर प्रेजेंट सरकार का इतना पॉपुलैरिटी होता तो लोगों को घर से निकलने की जरूरत ही क्या थी? वो जैसे पहले करते आए हैं, या अपने घर पे ही बैठे रहें या छुट्टी मनाने कलकत्ता के बाहर चले जाएं। तो वो तो हुआ नहीं है। लगभग सारे लोग, कहीं कहीं पे मैंने ये भी देखा है 100% वोटिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 100%। अगर 1000 वोटर्स हैं टोटल, 997 लोग आके वोट करके गए। ठीक है, तो ये भी हो रहा है। तो ये उसी बात का संकेत है, उसी बात का इंगित है कि चेंज तो अवश्य हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कुछ सूत्र हैं जो प्रशासनिक स्तर पे या पुलिस में बहुत उच्च पद पे काम कर रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन रहता है। वहां से भी सुनने को यही आ रहा है कि ये चेंज की दिशा में ही जा रहा है। तो पहला तो मेरा पॉइंट यही है कि चेंज तो तय है।
चेंज है। अब चेंज क्या है? क्या लोग टीएमसी के विकल्प के तौर पे सीपीएम को वोट कर रहे हैं या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस ने अवश्य इस बार अपना जोर लगाया है, पर कुछ ही स्थलों पे। उनका जो पूरा ध्यान था वो लगभग 50 सीटों पे केंद्रित है। यद्यपि कैंडिडेट्स उनके हर स्थान पे हैं, लेकिन या लगभग हर स्थान पे हैं, लेकिन 50 एक जगह ऐसे है जहां पे इन्होंने अपना जोर लगाया है। सीपीएम आईएसएफ के साथ टाई अप में, और सीपीएम के जो वामपंथ के दूसरे सहयोगी दल हैं, सुकी, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक इत्यादि, सीपीआई, उनके छुटपुट कुछ कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनका कोई जोर नहीं है। उनका जीतने की आशा, वो तो जमानत थी, जब्त होगा उनका। लेकिन सीपीएम आईएसएफ कंबाइन जो है, फुरफुरा शरीफ के जो सिद्दीकी साहब हैं, इनका जो ये कंबाइन है वो कुछ कुछ स्थानों पे इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने पिछली बार कह दिया था फुरफुरा शरीफ 24 दक्षिण 24 परगना में है, वो वहां नहीं है, वो हुगली जिले में आता है। लेकिन उनका जो दबदबा है, उनका काफी इन्फ्लुएंस दक्षिण 24 परगना में है, इसीलिए मेरे दिमाग में वो भ्रम था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरे जो पहले चरण में कुछ स्थल थे, वहां पे भी इनका दबदबा है, लेकिन उसका तो नतीजा हो चुका है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार क्या हो रहा है कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना में एकदम पोलराइज्ड वोटिंग देखने को मिला है। पोलराइजेशन ये कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने अवश्य बीजेपी को कोई वोट नहीं दिया है, लेकिन ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो बटे हुए हैं। जैसा मैंने एक सिग्नल दिया था अपने पिछले पॉडकास्ट में, वो लोग बटे हुए हैं, और जो बटाव जो है, ये जो कटाव है, उसका नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ेगा, और उससे लाभ मिलेगा कुछ स्थलों पे सीपीएम को, जो शायद सेकंड या फर्स्ट भी आ सकती है कुछ स्थानों पे, और ओवरऑल लाभ बीजेपी को मिलेगा इन दो जिलों में। ये मेरा निष्कर्ष है। मेरा जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, उसमें मैं ये हेज करके उसमें करने में विश्वास नहीं रखता हूं, या तो इस तरफ या उस तरफ। अगर मुझे संकेत मिलते कि लोगों में चेंज की कोई इच्छा नहीं है, तो मैं कहता कि लोग 100% टीएमसी को अधिक वोट देंगे, वो 200 क्रॉस करके वो जीत जाएंगे। लेकिन चेंज की मंशा मुझे नजर आई है, उसमें मैं गलत हो सकता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन चेंज की मंशा मुझे जो नजर आई है लोगों में, और जो मैथमेटिकली भी थोड़ा दिख रहा है, अगर चेंज नहीं चाहते हैं तो लोग इतने भारी तादाद में वोट नहीं करते। और ये कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले चरण में, दूसरे चरण में, हर डिस्ट्रिक्ट में। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे नहीं किया है। एक ही स्थान है जहां पे 3 बजे तक का रिपोर्ट है, उसका 5 बजे का रिपोर्ट मेरे पास इस वक्त नहीं है। कैलकाटा पोर्ट का जो एरिया है वो भी बहुत पोलराइज्ड है। वहां पे राकेश सिंह जी हैं बीजेपी की तरफ से, और फिराद हकीम है, बॉबी हकीम जी हैं टीएमसी की तरफ से। इन दोनों में कट्टर टकराव है एकदम। तो ये जो एरिया है ना, इसमें हमारे बिहार से बहुत लोग बसे हुए हैं, हिंदू, और फिर मुस्लिम्स का भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मोमिनपुर बोल के एक इलाका आता है, वो पूरा पूरी मुस्लिम है, लेकिन बिहार के बहुत लोग बसे हुए हैं, क्योंकि डॉक वर्कर्स अधिकतर वही हैं। तो उस एरिया में ये एक पोलराइज्ड वो है, पॉपुलेशन है। और कुछ इर्द गिर्द जगह हैं जो उसके बाहर हैं, जो पोर्ट में नहीं आते, लेकिन पोर्ट एरिया माना जाता है, वहां पे भी पोलराइजेशन है। वहां पे 75% वोटिंग हुआ, बाकी सब जगह पे उस वक्त ऑलरेडी 78-79% था, यहाँ पे 75 था। और मेरे हिसाब से, रिपोर्ट तो नहीं मिला है, संकेत यही है कि 90% तक नहीं गया है, यहाँ पे शायद 85-86% के आसपास वोटिंग हुआ है। लेकिन फिर भी वो अभूतपूर्व है। आप देखिए ना, कहाँ वो 58%, 62%, 65%, 58, 62, 65% जो कलकत्ते में रिवाज रहा है, और कहाँ ये। तो कलकत्ता जो है ना, ये वो आखिरी पड़ाव है जहां पे अगर चेंज आ रहा है, इसका मतलब पूरे प्रदेश में चेंज आ ही रहा होगा, क्योंकि कैलकाटा टर्न्स लास्ट। जब चेंज आता है तो वो लास्ट में चेंज करती है, लेकिन चेंज जब करना होता है तो शुरू का जो वो स्टार्ट होता है ना, वो भी कलकत्ते से होती है। तो इस बार कलकत्ता जो है, दूसरे चरण पे इतना भारी मतदान, जो अभूतपूर्व है, हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, इसी का संकेत है कि पूरा प्रदेश जो है वो चेंज की ओर प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं वही मैं बता रहा हूं, सबूत तो यही दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा
और ये बीजेपी के जो नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व, अगर कभी उनमें से कोई ये देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो उनसे मैं कहूंगा कि आप जरा अपने मध्य वर्गीय जो नेतागण हैं या स्पोक्स पर्सन है उनको जरा संभाल लें। एक भारी निराशा की बातें वो कर रहे हैं। कोई भी उनसे पूछता है तो कहते हैं नहीं, ये मतगणना के दिन ही हम बता पाएंगे, हमें तो 20 ही सीट निकलते हुए नजर आ रहे हैं या 30 सीट निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी भारी निराशा दिखा के आप कोई नैरेटिव ड्राइव कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। वैसे भी वोटिंग समाप्त हो चुका है और जो लोग जिन्होंने वोट किया है उन्होंने भारी तादाद में किया। ओवरऑल 7 to 8% एक्स्ट्रा वोटर्स ने वोट किया है दोनों चरण मिला के, हिस्टोरिकल ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हुए। तो ये वो इंगित नहीं है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बढ़िया हो या कितना भी निकृष्ट, जैसा भी आप समझें, उस वजह से वो वोट नहीं कर रहे हैं, वो चेंज के लिए वोट कर रहे हैं और आप उसके बेनिफिशियरीज हो, आप उसके लाभार्थी हो। लेकिन ये निराशावादी जो आप नैरेटिव चला रहे हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रतिपक्ष जो है वो निराशावादी नैरेटिव बीच में उन्होंने थोड़ा ट्राई किया था सिंपैथी के लिए, पर वो तो नहीं चला रही है। और ये वोट समाप्त हो जाने के बाद इसको चला के क्या फायदा है? आपको ये याद रखना चाहिए। तो मैं ये कड़े शब्दों में कह रहा हूं कि यहाँ पे जनता जो है, जो गरीब लोग हैं, शहरों में तो अलग बात है ना, कैमरेज हैं, विजिबिलिटी मिल जाती है। गरीब लोग जो हैं, जो छोटे बीहड़ इलाकों में रहते हैं, छोटे छोटे आबादियों में रहते हैं, वो त्रस्त हैं। उनको भारी आश्वासन मिला इस बार। सीआरपीएफ और बीएसएफ के जो कंपनीज हैं, उनमें जो महिला बटालियंस हैं, वहां से कर्मी जाके महिलाओं ने जाके महिलाओं को समझाया, तब जाके वो निकले वोट करने। तो ये त्रस्त आबादी को आप ये निराशावादी सूचना क्यों दे रहे हो? आपके पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारी मात्रा में काम किया है, बहुत इंटेंसली काम किया है, चाहे आपका संगठन वीक हो कुछ कुछ स्थलों पे, आप उनको निराशावादी सूचना क्यों दे रहे हो? अगर आपको नहीं बोलना है तो चुप रहो। अगर ऊपर से हिदायत आई है कि हम लोग 21 वाला काम नहीं करेंगे, कि अगर हम जीत रहे हैं पहले से बोल दिया और फिर हार गए, भारी हार हो गई और मुंह की खानी पड़ी, मुंह पे कालिक पुत गया, ठीक है, अगर आपको वो कंट्रोल करना है, जो भी हो, तो चुप रहो ना। कुछ ना बोलना बेहतर होता है बुरा बोलने के स्थान पे। एनीवे, ये जो करना है करेंगे, वो उससे मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल स्टेक तो है नहीं इसमें। अच्छा, एक चीज और है, पहले ही अनाउंस किया गया था कि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, वो 11 दिन तक रहेंगे आज के बाद। उसके बाद उसको बढ़ा के 60 दिन कर दिया गया है। चुनाव में अभी भी काउंटिंग हुआ नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूं ये तो मेरा निजी विश्लेषण है, मैं गलत भी हो सकता हूं। 3 सिनारियो बनते हैं, 2 या 3 सिनारियो बनते हैं। एक सिनारियो जो मैं रिजेक्ट कर रहा हूं पहले, वो ये कि भारी मत से टीएमसी जीत रही है, ऐसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आता किसी भी सिनारियो में। उसका एक ही वो है कि अगर उन्होंने मैसिव रिगिंग करने में सफल रहे तो फिर वो भारी मत से जीते, तो ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। दूसरा ये सिनारियो है कि बीजेपी जो है, जिसका मैंने भी मेरे आकलन में वही है, बीजेपी 200 की ओर बढ़ रहा है या शायद 200 क्रॉस कर जाए सीट्स। टीएमसी और कांग्रेस का उत्थान हो और टीएमसी जो है सिमट के 50 से उससे कम सीट में रह जाए, ये एक और सिनारियो है, ठीक है। थर्ड सिनारियो है कि कांटे का टक्कर है, बीजेपी जस्ट अबाउट स्क्रेप थ्रू करे, 150 से 155 सीट लाके वो जस्ट स्क्रेप थ्रू करे, सरकार बना दे। और उसका जो विपरीत है, पार्ट बी, वो ये है कि टीएमसी स्क्रेप थ्रू करे। मतलब ये बेसिकली इक्वल टक्कर हो गया, या तो ये पार्टी या दूसरी पार्टी 1-2% से इधर उधर करके निकल रही है। जो दूसरा सिनारियो है और जो तीसरा सिनारियो है, तीसरे सिनारियो के 2 भाग हैं। इन दोनों में एक चीज का हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हैट पहन के देखूं या अपना जियोपॉलिटिकल हैट पहन के देखूं, तो रियल पॉलिटिक ये बताती है कि इस स्टेट में, उस स्थिति में हिंसा होने की संभावना बहुत है। रिटेलिएटरी वायलेंस भी और रिवेंज वायलेंस, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्योंकि जैसे 79 बॉम्ब्स एक स्थल पे मिलता है ना, मैंने कहा था यहाँ पे बॉम्ब मेकिंग का कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत तादाद में बम वगैरह हैं। यहाँ पे गन रनिंग होता है, ये बॉर्डर एरिया है, पूरा स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ पे गन रनिंग भी होता है, भारी मात्रा में असला अभी भी छुपा हुआ है, कैशेस पड़े हुए हैं, हाँ, और चाकू, कटार, मैशेट्स जिसको, और ये दाव बोलते हैं हम यहाँ पे, ये सब चीजें भी सबके पास है। तो अगर हिंसा भड़क गई इतने जनबहुल राज्य में, उसको रोक पाना पुलिस के बस की बात नहीं है। तो ये 2 सिनारियों में
सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि जो उनकी कंपनीज हैं, उनका यहाँ पे रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए, और उसका ये संकेत तो क्लियर है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम तो 60 दिन तक यहाँ पे फिर भी तैनाती रखेंगे, नतीजा चाहे कुछ भी हो। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं, जिनका मानना है लोगों में, वो लोग तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल की एक स्थिति बनती है। प्रेसिडेंट्स रूल कब लगता है? जब पूर्णतः अराजकता हो, जब कानून व्यवस्था एकदम ठप हो जाए, उस स्थिति में प्रेसिडेंट्स रूल लग सकती है ना। तो वो भी दिखा रहे कि उस चीज वहां तक ना जाए, इसी के चलते ये जो अभी व्यवस्था चल रही है उसको चालू रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का जो वो है ना, जैसे ही सरकार बन जाती है, मतलब मिनिस्ट्री फॉर्मेशन हो जाता है, लीडर इज इलेक्टेड, ईसी का रूल खत्म, ईसी रूल स्टॉप अप्लाइंग स्टेट को। तो उस स्थिति में कैसे आप अगर स्थिति को संभालोगे अगर अराजकता और वायलेंस हो? ठीक है, क्योंकि सरकार पूर्णतः बनी नहीं है, पार्टियों का पूरा कंट्रोल नहीं है। अगर एक पार्टी हारती है तो 100% बिखराव होगा उसमें, वो दूसरे दल को ज्वाइन करने की स्थिति में जाएंगे, उस पर रिटेलिएटरी वायलेंस हो सकता है, प्योर पॉलिटिकल वायलेंस। तो ये जो स्थितियां हैं, गिवन वेस्ट बंगाल हिस्ट्री, इस राज्य का जो इतिहास रहा है, उसको देखते हुए ये सब कदम लिए गए। मैं तो कहता हूं कि ये कदम अच्छे हैं, ये कदम रखने ही चाहिए, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। अगर दूसरा वाला जो वो है, जैसे भारी बहुमत से जीत जाती है बीजेपी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% सरकार फटाफट बना लिया जाएगा एंड दे विल टेक चार्ज। जरूरत पड़े तो वो कभी भी सीआरपीएफ वगैरह का मदद ले सकते हैं, क्योंकि 11 दिन तक तो वो है ही हैं, 60 दिन तक का प्रोविजन भी रखा गया है। जो थर्ड सिनारियो है, उस पर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करूंगा। उस सिनारियो पे क्या होगा? खरीद फरोख्त करके भी दोनों पार्टी के पास इनफ पैसा और ताकत और इन्फ्लुएंस है लोकली, खरीद फरोख्त करके वो अपना सरकार बनाने की कोशिश करे। फिर क्या होगा? ऑलमोस्ट एक पॉलिटिकल सिविल वॉर वाली स्थिति आ सकती है। इसलिए वो थर्ड सिनारियो डेंजरस है। अब मैं ये कहूंगा फाइनली कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, वो एक पॉलिटिकली बहुत अवेयर और प्रैक्टिकल जनता है, और यही जो स्थिति है ना, कि ऑलमोस्ट इक्वल या हंग पार्लियामेंट, ये सब जो स्थितियां हैं, हंग असेंबली इन दिस केस, वो इसको अवॉइड करने के लिए ही वोट करती आई है। तो जो लोग वोट कर सकते हैं, कर पाते हैं, वो अगर जो रूलिंग दल है, शासक दल है, उसके प्रति वोट करें तो उनको रोका नहीं जाता है, तो उसके साथ ही चलते हैं। जब चेंज लाना होता है, हमेशा ये जनता चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। अब आप देख लेना, अभी एग्जिट पोल्स निकलने वाले हैं, कितना कंफ्यूजन निकल के आएगा उसमें, ये मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं अभी से। Tsunami, they stay silent to bring the change, like a tsunami. So exactly, तो अगर वो एकदम साइलेंट है, इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी आश्वासन हो, इलेक्शन कमीशन कितना भी बढ़िया काम जो किया है, उनको क्यूडोस टू देम, लेकिन फिर भी लोग प्रैक्टिकल हैं, वो भयभीत नहीं है, प्रैक्टिकल है। आबैल मुझे मार की कोई जरूरत नहीं है ना, इसलिए वो लोग चुप ही रहेंगे जब तक काउंटिंग होके ये क्लियर ना हो जाए कि बहुमत एक तरफ गया है या दूसरी तरफ गया है। तो ये मेरा पूरा इसका विश्लेषण है, और ये स्थिति है। मेरे हिसाब से जो द्वितीय सिनारियो है वही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि नहीं तो इतने भारी मत से लोग अपना वोट नहीं डालते। ये 94-95% सेकेंड फेज में, जहां पे नॉर्मली कभी ये जो है ना साउथ बंगाल का ये एरिया, वैसे भी 78% के ऊपर जाता नहीं है, 78 to 81% के रेंज में रहता है, और कलकत्ता 65 मैक्सिमम, वो जाके 93-94% वोट कर रहे हैं। तो ये चेंज ही दर्शाता है, और चेंज की दिशा तो दूसरे डायरेक्शन में ही होगी ना। ये अमेरिका वाला चेंज नहीं है दैट यू अटैक अफगानिस्तान टू ब्रिंग तालिबान बैक, you remove Taliban to bring them back, या you attack Iran to close the Strait of Hormuz to ask them to open it. ये वो वाली स्थिति नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्थिति है। चेंज की दिशा दूसरे डायरेक्शन में होती है, उसी को चेंज कहते हैं। अगर वही स्थिरता ही है तो फिर लोगों को आके वोट डालने की भी तो जरूरत नहीं थी ना, जो चल रहा था वही चलने देते, सरकार फिर भी बन जाती टीएमसी की। तो ये चेंज ही दर्शाता है। आपके हिसाब से नंबर्स कितने आ रहे हैं इस वाले फेज में? इस वाले फेज में मैं भाजपा को 75 से 80 सीट्स दूंगा। एक सिनारियो है जहां पे वो
छोटे छोटे अंतराल में, क्योंकि ये सारे मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बहुत सारे इस फेज में, छोटे छोटे अंतराल में हार जाएं, फिर उनको 40 ही सीटें आएंगी। ये दो सिनारियो बनते हैं, या तो ये 75-80 सीट लाएंगे या 40 लाएंगे, बीच का कुछ नहीं होगा। पर वो जो छोटी छोटी सीटें हैं उस पे तो एसआईआर ने बहुत सारे वोट्स काट दिए हैं। करेक्ट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा अनुमान है 75 से 80 सीट। तो इस फेज में 75 से 80 सीट, पिछले फेज में 110, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 200 के पास जा रही है या 200 के पास जा रही है। +-10 तो होता ही है ना। हाँ, +-10 तो होता ही है। तो आपको बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आप कह रहे हैं? मुझे उनकी सरकार बनती नजर आ रही है, मुझे सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएम कौन बनेगा आपके हिसाब से, अगर ये मेरे लिए बीजेपी? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुवेंदु मैं डेटा एनालिसिस कर सकता हूं, पॉलिटिकल एनालिसिस मेरे लिए संभव नहीं है। डेटा एनालिसिस और मास साइकोलॉजी, इस चीज को थोड़ा बहुत मैं एनालाइज कर सकता हूं, गिवन माय ट्रेनिंग इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बट कौन एक्चुअली सीएम होगा, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि वो मेरी विशेषता नहीं है। पिछले शो में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जितना भी पैसा लगाया था वो सब वेस्ट गया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, एक्सेप्ट फॉर बीजेपी। उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना भूल गया, वो ये है कि इस बार जो वोटिंग पैटर्न रहा है ना, इसमें कास्ट, कम्युनिटी, कुछ भी हो, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, जीरो रेलेवेंस एंड कोरिलेशन। वोटिंग पैटर्न हैज बीन यूनिफॉर्म, एक डायरेक्शन में है, हर स्तर पे है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक हुआ है। दूसरा, पहली बार मुझे यहाँ पे प्रॉपर हिंदू कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया। देयर हैज ऑलवेज बीन अ कोर, एकदम पूर्णतः हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, पर हिंदू कंसोलिडेशन दूसरे कारणों से हुआ है, मुस्लिम कंसोलिडेशन दूसरे कारणों से हुआ है। जो कारण बताते ना बीजेपी को हराना, वो कारण नहीं है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, कट्स अक्रॉस ऑल लेयर्स ऑफ सोसाइटी, और ये दो एक कम्युनिटीज में कंसोलिडेशन, ये पहली बार मुझको नजर आया, और डेटा वही बोल रही। अच्छा, तो इसका एक, हाँ, इसका सीख क्या है? ये भीम, मीम, कास्ट, रिजर्वेशन, ये इत्यादि, इसका पश्चिम बंगाल पे कोई असर नहीं पड़ा, इट्स कंप्लीटली इरेलेवेंट। तो इसके चलते अगर जो रीसेंट कोशिशें नजर आई हैं सेंटर पे इन्होंने करी हैं, वो बेकार है, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। आपने कहा हिंदू मुस्लिम कंसोलिडेशन दोनों अलग अलग रीजन से हुए हैं, क्या है ये रीजंस? मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, हिंदू कंसोलिडेशन और मुस्लिम कंसोलिडेशन का एक कारण कॉमन है, इकोनॉमिक क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन। जो अर्थव्यवस्था है, बहुत ही मंदी बहुत ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, और लो बेस इफेक्ट के चलते वो ग्रोथ दिखता है, लेकिन बेस इतना लो है तो ग्रोथ तो दिखेगा ही ना, थोड़ा बहुत भी कुछ होगा, डेमोग्राफिकली आप ग्रो कर जाओगे, उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में पड़ता है। तो ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, जॉब्स की कमी, व्यवसाय की कमी इत्यादि, और आपको आय करने के जो साधन है ना, वो बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है, और वो उनके पास ही है जो एग्जिस्टिंग सत्ता के करीब है, उसके थ्रू उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। ये जो है, ये एक बहुत बड़ा डिससैटिस्फैक्शन है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। लेकिन दूसरा जो है कि जो संख्या गरिष्ठ हैं, जो 30% मुस्लिम हैं, वो हमेशा इकट्ठे क्यों रहते हैं? क्योंकि ये दुनिया में हर जगह होता है, जो संख्या गरिष्ठ होते हैं वो उनमें यूनिटी ज्यादा होती है, और जो ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उनमें यूनिटी कम होती है। पर इस बार क्या हुआ है कि पूरे स्टेट में जो क्या बोलते हैं, कानून व्यवस्था में कमियां हैं, डिस्टिंक्ट कमियां हैं, उसका जो असर पड़ा है खासकर महिलाओं की सुरक्षा पे, उसका एक गहरा असर हिंदू कम्युनिटी पे ज्यादा पड़ा है मुसलमान कम्युनिटी से। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, और स्टेट को उसका प्रतिकार करता हुआ नजर नहीं आया, तो उसके चलते भी कंसोलिडेशन उधर हो गया। और तीसरा कारण हिंदुओं का शायद ये है कि ये जो जनरेशन जेड है ना, जिसको जेन जी भी कहते हैं लोग, तो ये जो जनरेशन और जनरेशन अल्फा जो अभी वोट करने लायक हुई है, उनमें से कुछ ये लोग, मैं उनके एज की बात कर रहा हूं, उनके दिमाग की नहीं, तो ये जो जनरेशन है ना, इनको चेंज चाहिए, और ये लोग बहुत ही इम्पेशेंट जनरेशन है, इनके पास वक्त नहीं है कि 10 साल 15 साल उनके बाप और परदादा की तरह ये लोग वेट करते रहे। वो हिंदुओं में ज्यादा हुआ है, तो उनको वो चेंज चाहिए,
मुसलमानों में थोड़ा सा अलग है। वहां का जो जेनजी है उनको भी चेंज चाहिए, पर उनका चेंज क्या है? टीएमसी नहीं, कोई और विकल्प, शायद वो और रेडिकल विकल्प हो। तो ये जो भी प्रशासन अब आएगी उसको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा अपनी पॉलिसियों को बनाने के लिए, नहीं तो उनकी पॉलिसियां जो हैं वो सही नहीं एक चीज और, बैठेंगी। इकोनॉमिक डाउन डाउन का एक और है, आपने वो बिरला जी वाली कहानी सुनी होगी। हाँ, सबने सुनी है, उनके कपड़े फाड़ दिए थे, फिर वो इंडस्ट्री उठा के चले गए थे बीच बॉम्बे। चौराहे पर इतने बड़े इंसान को, he had to walk in undergarments to the airport and he never went back वेस्ट हम्म। बंगाल। आप जब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और टाटा नैनो के साथ क्या किया था पर वो सभी को। वो तो 1980s की बात है ना। 1980s का, फिर टाटा नैनो से ही तो ममता निकल कर आई ना। तो सिंगूर में जो है अजय कुमार दास जी हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वहां पे 5 बजे तक 90% मत पड़ा था, और वो शायद 95-96% तक हो जाएगा 6 बजे तक का जब आएगा रिजल्ट। वो डेफिनेटली आगे चल रहे हैं और जीतेंगे। राइट राइट। तो ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, जनता का रोष है, अभिव्यक्ति है उनके डिससेटिस्फैक्शन। आपको लगता है टीएमसी के नेता भागेंगे जैसी बीजेपी जीतेगी? कुछ भागेंगे जो लोग देखें, हर पार्टी में इस वक्त ना पश्चिम बंगाल में क्रिमिनल लोग घुसे हुए हैं, हर पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो। तो अगर आपका शासन नहीं रहता है तो प्रोटेक्शन नहीं रहता है, तो उस अवस्था में आप क्या करोगे? और क्या बीजेपी में फिर भी कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि ऊपर एक हायरार्की है तो डर बना रहता है मीडिया में न्यूज आने का, कुछ बदनामी मुझे आने का, फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहते पश्चिम बंगाल में मुझे वो कंट्रोल, अब आप उसमें घुस रहे हो कि बाद में क्या होगा, इसमें मैं घुसना नहीं चाहूंगा। मेरे कई कारण हैं, उनमें से एक ये है कि हजारों लोग मुझ पे निर्भर हैं, मुझे उनका सोचना पड़ता है, सिर्फ विश्लेषण करके नहीं चलता है ना जिंदगी। हम्म। तो मैं उसमें नहीं घुसना चाहूंगा, मैं सिर्फ वही कहूंगा जो डेटा दिखा रही है, जो पॉलिसी इश्यूज हैं उस पे मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, तो पॉलिटिक्स पे नहीं करूंगा। इसमें आपको जो मेन मेन नेता है कौन से हुए हारते हुए नजर आ रहे हैं? बाहुबली तो यहाँ से गायब हो रहे हैं, मैंने तो सुना है वो बैक पैक करना शुरू कर चुके हैं अपना। और जो दाढ़ी वाले थे, लुंगी वाले थे, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी पहले ही कर रहे हैं। कौन से इनके नेता हैं और बाहुबली हैं जो भागने की तैयारी में हैं? हारेंगे और भागेंगे ये तो जी। मैं नहीं कह पाऊंगा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। पर मैं इतना ओके। कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि जहांगीर खान साहब हार जाएं। हम्म। मैं चाहूंगा जहांगीर खान साहब हार जाएं और अनुब्रत मंडल जी जो हैं वो भाजपा में आ जाएं। तो जिनके बाहुबली साथ हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वो भाजपा में है। भाई शुभेंदु अधिकारी को लिया तो उन्हें भी लिया ही जा सकता है, ऐसी बात तो नहीं है। शुभेंदु अधिकारी वो वैसे नहीं है ना, वो हम्म। पॉलिटिशियन है। और अनुब्रत मंडल जी, किसी ने मुझको टोका था, भाई सब पता है हमको, मैं दार्जिलिंग में रहता हूँ, जिसको भी यहाँ पे आना है आके बात कर ले मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लेके आए, नहीं तो घुस नहीं पाएंगे। तो ऐसा है कि अनुब्रत मंडल जी जो हैं वो बोलपुर में रहते हैं, उस अंचल के हैं, लेकिन बोलपुर जो शांति निकेतन है वो बीरभूम इलाके में आता है, उसके ठीक नीचे दुर्गापुर आसनसोल आता है, उसके बिल्कुल लगता हुआ आपका बांकुड़ा और पुरुलिया है। ये पूरा जो अंचल है ना, ये छोटा नागपुर प्लेटो का पूर्वी छोर है, जो कोल रिच एंड आयरन ओर रिच है, रिसोर्सेस बहुत हैं, आदिवासी बेल्ट है और बंगाली हिंदू भी रहते हैं। माँ काली का बहुत बड़ा यहाँ पे प्रभाव है। अनुब्रत मंडल जी जो है वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं वास्तव में। उन्होंने अपने कारणों से टीएमसी के साथ वो जुड़े रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राइट जी। Looks like BJP is pulling up in a very good way, 90% वोटिंग। दादा कह रहे हैं कि 75 to 85 का वोट्स, पिछले वाले उसमें भी 100 प्लस, so they already passed the passing numbers, तो काफी उससे निकल गए। पर हाँ, ये जरूर है कि बिहार, सॉरी, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो परिवर्तन वाला जो चलता है, तो वो एक बहुत बड़ी पैमाने पे चलता है, अनलाइक अदर स्टेट्स जहाँ पे नेक टू नेक फाइट हो जाती है कुछ लोग उनके। केरला 2 राज्य हैं जो बहुत डिसाइसिवली या तो इस तरफ जाते हैं या उस तरफ जाते हैं, जो स्थिति आपको तमिलनाडु में भी नजर आती है, या तो वो इस तरफ जाते हैं या उस तरफ, ये मतलब बीच का बंदरबांट नहीं होता यहाँ।
जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माँ, जय हिंद। जय माँ, जय हिंद।